देखिए, हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसकी शुरुआत करने से मतलब पहले इसके जो सवाल हैं उसको लगाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, जो आप लोगों को शायद पता हो, फिर भी मैं दे देता हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जब तक नहीं समझ में आएगा उसके बारे में क्या पढ़ेंगे ना, तो इसी वजह से जो है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ देखिए, त्रिकोण यहाँ पर ये दिख रहा है, त्रिकोण और मिति को अलग कर दीजिए आप। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, ठीक। त्रि मतलब तीन, कोण माने कोण, या ट्रिगोनो कह दो, इसको ग्रीक शब्द है ये ट्रिगोनो। ट्रिगोनो मतलब तीन कोण, तीन कोण वाली आकृति उसे कहते हैं त्रिकोण, मतलब ट्रिगोनो या त्रिकोण, ठीक, तीन कोण। उसके बाद अगर देखें हम, मेट्री शब्द आ रहा है हमारा, दूसरा शब्द क्या आ रहा है, मेट्री। मेट्री माने मिति, जो ये हमारा मिति हिंदी में लिखा है मिति। मिति का मतलब होता है मापन, ठीक। जैसे आप लोगों ने कभी कैलोरी मिति पढ़ा होगा, बहुत सारी मितियाँ आप पढ़ते हो, मतलब उसका मतलब है मापन, ठीक। जहाँ भी मिति शब्द जुड़ जाए जिसके आगे, उसका मतलब आप मान लेना कि वह क्या है, मापन है उसका अर्थ, ठीक। तो त्रिकोण, त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला, और मिति मतलब मापन, यानी कि तीन कोण। तीन कोण क्या होता है, हमारे पास त्रिभुज है, वो कितने कोण का होता है, तीन कोण। यानी कि हमारे त्रिभुज का जो मापन होता है वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। त्रिभुज में मापन क्या क्या कर सकते हैं, इसकी भुजाओं का मापन कर सकते हैं, इसके कोणों का मापन कर सकते हैं, इसमें जो है लंब डाल दें उसका मापन कर सकते हैं, माध्यिका का मापन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे जो इसमें त्रिभुज में बन सकें वो सारी चीज़ों का मापन जो है इसमें करते हैं। उन्हीं मापन को हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत, ठीक। उन्हीं मापन को, मतलब त्रिभुज कोई भी मापन हो, कोई भी मापन का मतलब होता है उसको मापना। मापना का मतलब जैसे आपको एक, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे यहाँ देखिए, ये त्रिभुज छोड़िए, ये वाला देखिए, जैसे यहाँ इस तरह से बना है और यहाँ पर मान लीजिए 90 अंश, ठीक। इस तरीके का त्रिभुज बना है। इसमें देखिए, अगर दिखाई दे आपको तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि यहाँ समकोण एक बना है, ठीक। समकोण त्रिभुज है, इसमें आप ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये आधार, ये तो जानते हो, 10th में ही आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिए हो। तो इसमें जो है इसका मापन कैसे किया जाता है, मान लीजिए आपको लंब और आधार, मतलब लंब को और आधार की माप को दे दिया गया है, आपको कर्ण की माप को ज्ञात करना है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर इस भुजा की लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है इसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस इसकी लंबाई का स्क्वायर, ठीक। तो उस तरह से ज्ञात कर, तो वो भी क्या आता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत, ठीक। त्रिकोणमिति में जो है वो कोणों का मापन किया जाता है, तीन कोणों का मापन, यानी कि त्रिभुज के कोणों या त्रिभुज में जो त्रिभुज की आकृति का मापन, उसमें उन सारी चीज़ों को उसको मापन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कोण क्या होता है। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको कोण का पता होना चाहिए। तो कोण जानने के लिए यहाँ जिसे एंगल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। कोण जो होता है हमारा कोण होता है वो किसी मूल बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर दिया गया है, बिंदु आप लोग पढ़े हैं, बिंदु क्या है, बिंदु एक निर्देश करने वाला, किसी स्थान को दिखाता है, बस किसी स्थान को निर्देशित करता है। इसकी ना तो कोई लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, मतलब कोई भी माप इसकी नहीं होती, बिना माप के होता है ये, ठीक। तो यह जो है बिंदु केवल स्थान को दिखाता है, किसी स्थान को वह निर्देशित करता है, ठीक। तो किसी बिंदु से अगर दो किरणें आपकी जा रही हैं, इस बिंदु से, किरण क्या होती है, किरण जो मतलब जिसकी प्रारंभिक बिंदु तो मालूम हो कहाँ से वो प्रारंभ हो रही है, लेकिन अंतिम बिंदु ना मालूम हो, उसे किरण कहते हैं। अंतिम बिंदु ना मालूम हो मतलब ये अनंत तक जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी इसका कोई आपको
मालूम नहीं कि 1 मीटर तक जाएगी 2 मीटर तक जाएगी, ये मालूम नहीं है। ठीक, केवल प्रारंभिक बिंदु मालूम है कि हाँ इस पॉइंट से ये निकल रही है। ठीक, जिसे सूर्य की किरण आप लोग जानते हो ना, सूर्य का मतलब ये हमारा सन जो है, ठीक, इस सन से प्रकाश जो है निकलता है, तो यानी कि हमें उसका जो है सोर्स पता है, मतलब कहाँ से वह उसका प्रारंभिक बिंदु पता है, लेकिन यह प्रकाश कहाँ तक जाता है कोई नहीं बता सकता। ये बहुत मतलब अनंत दूरियों तक चलता है। ठीक, तो यह प्रकाश मतलब इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, किरण। तो यहाँ इस प्रकाश में यानी भौतिक में भी किरण का अर्थ वही है। ठीक, और हमारी गणित में किरण का अर्थ है किसी रेखा का अगर प्रारंभिक बिंदु पता है और अंतिम बिंदु नहीं पता कि वह कहाँ समाप्त होगी, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, हम किरण कहते हैं। ठीक, और अगर दोनों बिंदु मालूम हो, मतलब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों मालूम हो, तो इसे रेखाखंड कहते हैं। अगर दोनों बिंदु ना मालूम हो तो उसे रेखा कहते हैं। जैसे ये कहाँ से प्रारंभ हुई कहाँ समाप्त हुई कोई हमें जानकारी नहीं इसके बारे में, तो वो क्या हो जाएंगी, वो रेखा कहलाएगी। ठीक, रेखा की ना कोई लंबाई, मतलब लंबाई तो होती है, लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती इसकी, केवल लंबाई होती है इसकी। चौड़ाई और ऊंचाई इसकी कुछ नहीं होती, मतलब 0 होती है। लंबाई इसकी केवल होती है 1 माप होती है, 1D है। ठीक, अब इसकी ये तो रेखा की जानकारी थी, 9th में ये चैप्टर है आपका। तो यहाँ से देखिए, तो हमने कहा कि जब किसी बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये था हमारा पॉइंट, मान रहे हैं कि ए कोई यहाँ पर बिंदु था। ठीक, यहाँ से एक किरण ये निकली हमारी और एक किरण ये निकली, एक किरण ये निकली। ठीक, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया। हाँ, तो देखिए पॉइंट ए से हमारी एक किरण ये निकली और एक किरण यहाँ ये निकली। ठीक, तो इन किरणों के मध्य जो स्थान ये बन रहा है, जो ये स्थान बन रहा है, उसी की माप को हम कोण कहते हैं। ठीक, जो भी किन्हीं दो किरणों, जैसे कोई 2 किरण है, जब किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है, मतलब इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, तो उस उभयनिष्ठ बिंदु पर दोनों किरणों के बीच का जो स्थान होता है वो हमारा कोण कहलाता है। ठीक, ये जो है हमारा बिंदु है प्रारंभिक, जहाँ से ये दोनों किरणें निकल रही हैं। ठीक, इन किरणों के बीच जो स्थान है हमारा वो क्या कहलाएगा, कोण। ठीक, उसका जो घुमाव है, दोनों किरणों के बीच में जो घुमाव है वो कोण कहलाता है। ठीक, ये कोण की डिफिनीशन हो गई। अब कोण हमने जान लिया, त्रिकोणमिति क्या है ये जान लिया। ठीक, अब आगे बात आती है हमारी कोण से रिलेटेड और चीज़ों की, जैसे कोण आपने पढ़ लिया। ठीक, अब इसके बाद कोण का मापन जैसे किया जाता है, यहाँ पर इसका मापन अंश में आप लोग पढ़े होंगे कि 90 अंश, 30 अंश, 10 अंश क्या कैसे होता है, ये आप लोग जानते हैं ना। तो ये एक पद्धति आप लोग ये जानते हैं। यहाँ आपको 3 पद्धतियाँ बताई जाएंगी। 3 पद्धतियों से कोण को मापा जाता है। एक रेडियन में मापा जाता है, और एक ग्रेड में मापा जाता है, और एक अंश में नापा जाता है, यानी डिग्री में नापा जाता है। ठीक, 3 पद्धतियों आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उस पद्धति को पढ़ने से पहले मैं आपको उस जो है चतुर्थांश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, और एंगल्स के बारे में बता देता हूँ कि कैसे, मतलब उनको किस दिशा के अनुसार वो प्लस और माइनस होते हैं। जैसे आपको कहीं कहीं दिया होता है भाई कि 10 - 30 अंश ना, तो आप लोग सोचते हो कि यार -30 अंश कैसे बनेगा। हम तो 30 अंश जानते हैं कि 30 अंश बनता है, लेकिन -30 अंश कैसे बनता है। अब 10 इतना तो जानते हो, 10 30 अंश ये तो पढ़े हो 10th में, इस वजह से 10 लिख दे रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी 10 यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए था, फिर भी लेकिन आप लोग इतना समझ रहे हैं, इस वजह से लिख दिया समझाने के लिए। ठीक, 10 - 30 कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे, और 10 30 भी देखे होंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यही हम लोग यहाँ पर जानेंगे अभी। ठीक, कोण जो है निगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे होता है, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर देखिए
मान लीजिए हमने इस तरह से चतुर्थांश को बना लिया, ठीक। अगर यहाँ से इस तरफ नापेंगे हम 90 होगा, 90 अंश प्लस में, वो भी पॉजिटिव में होगा 90। और फिर यहाँ से अगर यहाँ तक मापते हैं, यहाँ से इस किरण से इस किरण में मापते हैं तो 180 अंश होता है, ठीक। इस कोण की माप क्या होती है? 180 अंश। और अगर यहाँ से सीधा हम चले आते हैं यहाँ तक मापते हैं कोण को, तो हमारा क्या आता है? 270 अंश। और यहाँ से मतलब एक वृत्त बना देते हैं पूरा पूरा, तो हमारा हो जाता है 360 अंश। इस जो 360 अंश मतलब ये जो माप है यहाँ से यहाँ तक लाए, वो 360 अंश हो गया, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब इतना स्थान, जो किरण एक थी ये वाली, एक किरण ये वाली, इन दोनों किरणों के मध्य जो कोण बन रहा था वो 90 अंश का बन रहा था, ठीक। और एक किरण ये है, एक किरण ये है, इन दोनों किरणों के मध्य, ये यहाँ पर मिल रही हैं दोनों किरणें, ठीक। तो इन दोनों किरणों के मध्य, ये एक किरण हो गई, ये किरण ये हो गई, दोनों के मध्य कितना अंश का कोण बन रहा था? 180 अंश का। और इसके ठीक मध्य कितना कोण बन रहा था? 270। ये इधर से नापेंगे तो 270। और स्वयं इस किरण और स्वयं इसी किरण से जो कोण बन रहा था उसका, वो अगर इस दिशा में नापेंगे तो 360 अंश बन रहा था, ठीक। लेकिन अगर इसी को उल्टी दिशा में मापा जाए, कोण जो है वो एक सदिश राशि है, ठीक। ये हम इसे कोण को ही विस्थापन के नाम से जानते हैं। कोणीय विस्थापन जो होता है हमारा, जब आप साइंस में पढ़ोगे, वृत्तीय गति आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वो फिजिक्स में, हाँ, आपके 11th में जो फिजिक्स है वो वृत्तीय गति है, उसमें आप कोणीय विस्थापन पढ़ोगे, तो उसमें कोणीय विस्थापन में इसी कोण को ही कोणीय विस्थापन के नाम से वहाँ पर जाना जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर आप लोग पढ़ोगे तो वही चीज़ है, एक सदिश राशि आपको पता चलेगी, ठीक। तो यानी कि उसकी दिशा जो है भी निर्भर करती है। तो जैसे कोण हमने इस दिशा में मापा, मतलब कोण की दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर प्लस माइनस का एक सिंबल ले लिया जाता है कि किस दिशा में नापा है। अगर इस तरह से मापेंगे तो ये घड़ी किस दिशा में चलती है? घड़ी की सुई जो होती है वो इस दिशा में चलती है ना। जैसे 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि ये इस तरह से घड़ी की सुई जो है वो चलती है। तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, या फिर इसे देखिए, ये हम इस तरह घुमा रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर मतलब आप घड़ी में दिमाग लगा लीजिएगा, हाँ घड़ी किस तरह दिशा में चलती है, तो जिस दिशा में चलेगी उसको आप दिमाग में सोच लेना कि हाँ इस तरह से चलती है, तो उस दिशा को आप क्या मान लेना? क्लॉकवाइज। मतलब वो क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार वो चल रहा है, ठीक। और ये जो हमारी दिशा इस तरह से चलेगी, इसकी उल्टी दिशा में, अगर हम इसकी उल्टी दिशा इस दिशा में चले तो वो घड़ी की उल्टी दिशा होगी। यानी कि उल्टी के लिए हम क्या करते हैं? एंटी लगा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस दिशा में घड़ी की दिशा में चलेंगे, हमारी जो दीवार घड़ी होती है हमारी, उस दिशा में अगर चलेंगे, आजकल तो डिजिटल घड़ी आती हैं, उसमें सुई का कोई अता पता ही नहीं रहता, लेकिन जो आपकी सुई वाली घड़ी होती है, आपके जो घर में लगी होगी दीवार वाली, उसमें जो सुइयाँ होंगी वो इस दिशा में चलती हैं ना, इस दिशा में चलती हैं, इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक। और जो उसके उल्टी दिशा में अगर कोई चले तो उसे कहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है, ठीक। तो ये जो माप रहे हैं कोण, ये एंटी क्लॉकवाइज में माप रहे हैं ना। देखिए अगर ध्यान से देखिए, ये इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, उसी दिशा में तो हम माप रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मापे, यानी कि हम कोण को अभी जो जितने भी कोण को मापे हम एंटी क्लॉकवाइज मापे। देखिए इधर से ये मापे, इधर से ये, इधर से मतलब इसी ओर से इधर की ओर चल रहे हैं ये, ठीक। तो इस जो है इस तरह के मापन को मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में माप रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोण पॉजिटिव होंगे, लेकिन हम क्या करें, अभी क्लॉकवाइज में मापना शुरू करते हैं।
यानी कि अगर इधर हम मापें जिसे इस दिशा में, जैसे इसी रेखा से हम मापते हैं, शुरू करते हैं, ठीक, x अक्ष जो हमारा है, देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये हमारा 90 अंश तो होगा, क्योंकि इतना कोण देखिए इसी के तो समान है, ये भी 90, ये भी 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 ही होगा ना। लेकिन 90 कैसा होगा, यहाँ पर निगेटिव यानी -90 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक, यहाँ पर -90 अंश लिखा जाएगा, यानी कि जो कोण होगा समकोण वो निगेटिव होगा, निगेटिव अंश देगा, ठीक। तो इस प्रकार के जो कोण बनेंगे वो जो है क्लॉकवाइज होंगे, उस तरह से कोण जो है वो निगेटिव में लिए जाएंगे, यानी घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो निगेटिव में चलती हैं, निगेटिव कोण के अनुसार चलती हैं। यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो 180 होगा, लेकिन कैसा होगा, -180 अंश। यहाँ से 270 लेकिन माइनस में होगा, यहाँ से 360 लेकिन माइनस में। तो सेम अगर इसी का उल्टा काम करेंगे, अगर इस दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज मापेंगे, यहाँ इस तरह से मापेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉक घड़ी की दिशा के अनुसार मापेंगे तो वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। अब इस निगेटिव और पॉजिटिव कोण के बारे में हमने जान लिया, निगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल्स, इसके बारे में हम जान लिए, क्या होता है निगेटिव, क्या होता है पॉजिटिव, ठीक। अब जो है इसी के निगेटिव और पॉजिटिव के जो है इसके जो प्रयोग होते हैं उसके बारे में जानते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, ठीक। बाकी इस वहाँ से जाने से पहले हम थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में बता देते हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर जो इस तरह से जब दो रेखाएं लंबवत होते हैं, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है ना, रेखा का मतलब जिसकी प्रारंभिक में अंतिम बिंदु कुछ ना पता हो, तो एक रेखा ये सीधी सीधी हो गई ना, और एक रेखा ये, जब दो रेखाएं लंबवत जो है वो रखती हैं, जैसे ये एक रेखा हमने ये डाल दिया, एक रेखा ये, दोनों लंबवत है ना, दोनों रेखा, जैसे एक रेखा हमने कहा इस पर लंब डालिए तो आप इसी तरह डालेंगे, या फिर आप जैसे एक रेखा ये है इस पर लंब डालने के लिए, हाँ, लंब का मतलब उस रेखा से 90 अंश का कोण बनाए, तो यहाँ पर ये 90 अंश का आप इसी तरह बनाएंगे, लेकिन ये रेखा है यानी कि उसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु कुछ नहीं पता, यानी कि इधर भी बढ़ा सकते हैं आप कहीं भी, इधर भी कहीं बढ़ा सकते हैं इसको, इधर भी कहीं बढ़ा सकते हैं, इधर भी कहीं बढ़ा, तो रेखा की बात होगी तो इस तरह आकृति बनेगी, बाकी वही चीज़ है, लंब ही है, ठीक। जैसे लंब ये हमने पढ़ा है, 90 अंश का किसी कोण पर बनता है, मतलब वो समकोण जब बनता है आकृति, तो यहाँ पर वो क्या होता है, लंब होता है, नॉर्मल होता है, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब क्या कहती हैं, जब यहाँ पर 90 अंश की कोण पर जब दो रेखाएं आपस में मिलेंगी, ठीक, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो जो उनके बीच जो स्थान बनेगा, 4 स्थान बनेंगे ये, ठीक, तो इन्हें हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, ठीक। चतुर्थांश यानी कि जो 4 अंश उसका हो गया, किसी दो रेखा के लंबवत भाग का 4 अंश हो गया, यानी कि चतुर्थांश, ठीक। तो इसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसे। तो चतुर्थांश के बारे में अगर जाने तो यहाँ पर ये 90 अंश होगा, ठीक, और इनके बीच ये भी 90 अंश होगा, इनके बीच, इनके और इनके बीच, लेकिन अगर ये टोटल करें तो 180 हो जाएगा, यहाँ से अगर करें, ठीक। ये भी 90 होगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक करें तो हमारा 270 हो जाएगा, और ये भी 90 होगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक मापे तो 90 90 90 90 कुल 360 हो जाएगा, ठीक। तो ये 90 मतलब ये 360 हो गया। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, तो इस तरह से जब इस दिशा में कोण मापेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा, और उसके उल्टी दिशा में मापेंगे यानी कि क्लॉकवाइज मापेंगे तो हमारा नेगेटिव कोण होगा, ठीक। तो इस तरह से चतुर्थांश बनता है, ये इसे कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक। अगर कोई भी कोण 0 से 90 अंश के बीच में है, ठीक, 0 से 90 अंश के, ये उल्टा रुक जाइए, देखिए 0 से यहाँ ये थीटा हम कोण थीटा मान ले रहे हैं, ठीक, 0 से कहाँ तक, 90 तक होगा अगर, तो वो हमारा ये थीटा जो होगा 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ये इस तरह से बनेगा,
90 से छोटा, 0 से बड़ा। तो इस प्रकार के जो कोड होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, पहले चतुर्थांश में कहे जाएंगे। ठीक। और अगर 180, 0 से 180 के बीच, मतलब 90 से 180 के बीच होंगे, थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इस तरह का कोड हमारा जो है वो सेकंड चतुर्थांश में मिलेगा, जिसे सेकंड चतुर्थांश कहते हैं। ठीक। और जो हमारा थर्ड चतुर्थांश में होगा वो 180 से 270 के बीच में होगा, यानी कि 180 से बड़ा, 270 से छोटा, थीटा जो होगा हमारा। ठीक। और थीटा हमारा 270 से 360 के बीच में होगा, तो वो हमारा कहलाएगा फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थांश इस तरह से हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश क्वाड्रेंट। कैसे होंगे, अगर कोई भी कोड आपको दिख रहा है 0 से 90 के बीच में, तो आप कह दीजिए वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम, इसे हिंदी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इस तरह से हिंदी में कहा जाता है। और 90 0 से 90 के बीच कोई भी कोड वो फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, और 90 से 180 वो सेकंड चतुर्थांश में आता है, और 180 से 270 वो थर्ड चतुर्थांश में, 270 से 360 के बीच में जो कोड आएगा वो हमारा फोर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक, ये चतुर्थांश की बात हो गई। अब इसके बारे में कोडों का जो मापन हमने कहा था उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर कोड की माप जो है, हमने बताया कोड की माप क्या कहते हैं कि इसी दो भुजाओं की जो है दो भुजाएं, यानी कि मतलब कि किन्हीं जब दो किरण किसी बिंदु से निकलते हैं तो उनके बीच जो घुमाव होता है, मतलब ये जो स्थान होता है वही हमारा कोड कहलाता है। या फिर किसी रेखा, जैसे यहाँ एक किरण है, इसी को घुमा करके हम ऐसे यहाँ इस किरण को हमने घुमा करके ऊपर थोड़ा कर दिया, तो ये जो घुमाव उत्पन्न हुआ, इतना विस्थापन जो हुआ, इतना इसका जो विस्थापन यानी कि जो स्थान में चेंज आया जितना यहाँ, वही हमारा कोड होता है। तो दोनों भाषाओं में आप समझ सकते हैं, चाहे फिजिक्स की दृष्टि से देखिए चाहे मैथ की दृष्टि से देखिए। तो यहाँ पर जो है कोड की माप जो है ये हो गई। ठीक, इस माप को मापने के लिए 3 पद्धतियाँ बताई गई हैं, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था, 3 पद्धतियाँ हैं। ठीक, तीनों पद्धतियों का नाम एक साष्टिक पद्धति, सतिक पद्धति और रेडियन पद्धति। ये 3 पद्धतियों में जो है वो नापा जा सकता है। ठीक, तो इन पद्धतियों को इंग्लिश में जान लीजिए थोड़ा। साष्टिक को सेक्साजेसिमल कहते हैं। ठीक, स्पेलिंग सेक्साजेसिमल जो है पद्धति इसका नाम है, और ये जो सतिक है सेंटेसिमल, सेंट माने 100 होता है, और जो ना जो सेक्सा है इसका मतलब है साष्टिक यानी 60। ठीक, साष्टिक का मतलब 60 होता है, ये 60, ये मतलब 60 जो गिनती होती है हमारी, उसी 60 का मतलब है यहाँ पर सेक्सा। ठीक, और ये सतिक यानी कि 100, सतिक मतलब 100 यानी कि सेंट, जैसे परसेंट कहते हैं ना, परसेंट मतलब प्रतिशत, शत माने 100। ठीक, परसेंट, सेंट का मतलब शत होता है या 100 जिसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही अर्थ है हिंदी में इसका। ठीक, रेडियन को रेडियन ही कहते हैं, रेडियन। ठीक, रेडियन पद्धति हमारी हो गई, सेंटेसिमल पद्धति हो गई, और हमारी सेक्साजेसिमल पद्धति हो गई। ये 3 जो हमारी पद्धतियाँ हैं। तो इन पद्धतियों के बारे में, इस पद्धति को सिस्टम कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, पद्धति को सिस्टम। ठीक, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि CGS पद्धति, जो आप लोग मापन पढ़ते थे वहाँ राशियों के मापन में फिजिक्स में, वहाँ पर जो है आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि MKS पद्धति, मतलब वो राशियों को मापने के लिए MKS पद्धति, SI पद्धति और CGS पद्धति, FPS पद्धति, ये 3-4 पद्धतियाँ थी, वहाँ पर आप लोग पढ़े हुए फिजिक्स में। तो वही पद्धति का मतलब कोई एक ये किस तरह से उसको मापा जाता है, जैसे वो मीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर, जैसे दूरी को हम किस में माप सकते हैं। किसी रेखा की लंबाई को हम अगर सोचें तो मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं हम, और फुट में भी माप सकते हैं। तो ये 3 पद्धतियाँ बना दी गई
कि इस पद्धति के अंदर ये मापा जाए, इस पद्धति के अंदर इसमें मापा जाएगा। तो उसी प्रकार जो है साष्टिक पद्धति भी है, कोण को मापने के लिए यहाँ बात हो रही है, इस वजह से कोण के लिए हम यहाँ पर विधि दूसरी अपनाएंगे जिसका नाम है साष्टिक पद्धति, सटीक पद्धति, रेडियन पद्धति, ये इस नामों से जाना जाता है। ठीक, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम, यानी कि ये सर्कुलर सिस्टम भी कहलाता है, मतलब ये हमारा वृत्तीय पद्धति भी कहलाती है, वृत्तीय पद्धति भी इसे कहते हैं। ठीक, वृत्तीय पद्धति यानी सर्कुलर सिस्टम। और ये सटीक पद्धति जो हमारी है इसे फ्रांसीसी सिस्टम भी कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति, क्योंकि इस फ्रांस में इसको जो है यूज किया जाता है ज़्यादा, तो सटीक पद्धति वहाँ पर जो है वो उसका यूज। ठीक, तो हम अगर इसमें जो है बात करें क्या होती हैं ये, तो सबसे पहले आप सटीक पद्धति की बात कर लीजिए। ठीक, इन दोनों को हटा देते। देखिए यहाँ पर साष्टिक पद्धति जो हमारी है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसके बारे में जब अध्ययन करना हम प्रारंभ करेंगे तो साष्टिक पद्धति में हमारा आता है, आज यही विधि हो पाएगी, बाकी जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आज साष्टिक पद्धति जान लीजिए। साष्टिक पद्धति जो होती है हमारी, वो हम आप लोग वही पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से, बचपन से। साष्टिक पद्धति ही जो है इसी को हम अंश वाली पद्धति कहते हैं, जैसे डिग्री 60 अंश 30 अंश, मतलब जो डिग्री में होता है, अंश में होता है, उस वही जो हमारी पद्धति है वही हमारी साष्टिक पद्धति के अंतर्गत मापी जाती है। ठीक, तो इसकी माप के लिए हम अंश में मापते हैं इसको, किस पे, अंश या डिग्री में मापते हैं इसे अंश या डिग्री में मापते हैं। ठीक, अंश या डिग्री में मापते हैं, और एक अंश बराबर होता है, और अगर इसकी छोटी इकाइयाँ जो हैं, एक अंश बराबर इसे जो है 60 मिनट होता है, एक अंश में 60 मिनट होते हैं, 60 और इसके ऊपर ऐसे एक डैश लगा दिया जाता है, इसे 60 मिनट पढ़ा जाता है, इस डैश को मिनट पढ़ा जाता है। ठीक, और इस जो है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, इसे 60 सेकेंड, जो डबल डैश है इसको 60 सेकेंड पढ़ा जाता है, इसको ये डबल डैश को सेकेंड पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसे सेकेंड में लिखते हैं। तो ठीक, ये हो गया हमारी माप साष्टिक पद्धति में। देखिए अगर इस पद्धति की जैसे परिभाषा देखना चाहो, अंश क्या है, तो एक जो है एक समकोण त्रिभुज रहता है, मतलब इस तरीके का एक त्रिभुज रहता है, इसी त्रिभुज को हम 90 बराबर भागों में इसे विभाजित कर देते हैं, 90 बराबर भागों में। ठीक, तो जो एक भाग की जो माप होती है उसी को हम एक अंश कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है साष्टिक पद्धति को। अंश की अगर परिभाषा कोई पूछे एक अंश बराबर होता क्या है, तो आप उसको बताइए कि कोई समकोण त्रिभुज को, किसी समकोण त्रिभुज के, मतलब समकोण को, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण को, जो ये समकोण हमारा है, इसी समकोण को, ये जो 90 अंश का हमारा बनता है, इसी समकोण को हम जब 90 बराबर भाग, किसी समकोण त्रिभुज के उस समकोण वाले जो जिसका कोण समकोण है, उस कोण को जब हम 90 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो जो एक भाग आता है उसकी जो माप होती है उस कोण की, उसी को हम एक अंश के नाम से जानते हैं। ठीक, ये अंश की परिभाषा हो गई, अंश को मापने की परिभाषा। और एक अंश बराबर होता है हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट यानी कि मतलब जो ये हमारा डैश लगा होता है 60 मिनट पढ़ा जाता है इसे, बाकी इसे मिनट यहाँ लिखते नहीं, 60 उसके बाद डैश लगा देते हैं, तो 60 मिनट उसे पढ़ा जाता है। ठीक, और 1 मिनट जो होता है, मतलब एक अंश को 60 भागों में बांट दीजिए। ठीक, तो एक भाग 1 मिनट कहलाएगा। एक अंश जैसे हमारा, हमने एक समकोण लिया, उसको 90 बराबर भागों में बांटा, तो हमारा एक अंश हो गया। तो एक अंश मान लीजिए छोटा सा यहाँ आया, इसको हम 60 बराबर भागों में बांट दें। ठीक, तो जो एक भाग आए वो हमारा 1 मिनट, और 1 मिनट को अगर 60 भागों में बांटे तो जो भाग आएगा वो हमारा 60 सेकेंड होगा। ठीक, इस तरह से इसका मापन हम करते हैं मिनट में, सेकेंड में एंड डिग्री में, अंश में। ठीक, ये हमारी इस तरह से मापे हम करते हैं, वो हमारा साष्टिक पद्धति के, सेक्साडेसिमल पद्धति के नाम से हमारा जाना जाता है। ठीक, तो बाकी अगली विधियों को हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। इस तरह से मापन को हम पढ़ सकते हैं। जैसे अब एक सवाल यहाँ पर ले लीजिए आप, एक सवाल यहाँ पर है कि 27 लिखते हैं, 27 अंश को, ये अंश यहाँ पर इस तरह से किसी के ऊपर, यहाँ किसी अंक के ऊपर इसे छोटा सा इस तरह से इसको जो है व्हाइट गोला बना देते हैं, वही हमारा अंश कहलाता है। ये हमारे दर्शाने की विधि है। ठीक, 27 अंश को
मिनट तथा सेकंड में ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक। जैसे हमारा ये होगा 27.5 अंश हो जाएगा, मान लीजिए इसको आप जो है 27.5 अंश को, ये छोड़िए 27.5 अंश को करिए, क्योंकि 27 अंश बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। इस तरह से कोड आएंगे। 27.5 अंश को आप मिनट में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो, ठीक। कितना सेकंड होगा, कितना मिनट होगा, तो इस तरह से जो है सवाल जो है आपको मिल जाएंगे। बाकी आप लोग लगाइएगा, जो है फंसे इस विधि से उसको शेयर करिए। बाकी अभी सवाल आप लगाना शुरू करेंगे तो उसमें तुरंत ही आपको सटीक पद्धति का मिल जाएगा और रेडियन में भी मिल जाएगा। इस वजह से अभी दिक्कत होगी। बाकी अगला वीडियो जब देखेंगे उसके बाद से आपके पहली प्रश्नावली जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट होगी वो अच्छे से लग जाएगी, ठीक। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।